दोस्तों, युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 में आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं फहीम। कार्यक्रम है युवा का प्रहार, कोरोना की हार, एपिसोड 6। दोस्तों, इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचा रहे हैं यूनिसेफ इंडिया और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन। और आज हम कमज़ोर समूहों और कमज़ोर आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के प्रभाव और बढ़ोतरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। विशेष रूप से हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि लिंग आधारित हिंसा यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस और महामारी और लॉकडाउन से उपजने वाली उलझनों को कम करने और आवाज़ उठाने में युवा कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। इस चर्चा में जो शामिल हैं, आइए उन मेहमानों से मैं आपको रूबरू कराता हूं। रेडियो मानव रचना 107.8 पर आज मेरे साथ दो मेहमान हैं। रेणु भाटिया जी मेरे साथ हैं, सदस्य महिला आयोग हरियाणा। रेणु भाटिया जी के अलावा मेरे साथ दूसरी जो मेहमान है उनका नाम है माधुरी बख्शी, जो कि सेक्टर 16 में रहती हैं, एडवोकेट हैं। तो माधुरी बख्शी आपका, रेणु भाटिया जी आपका रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया फहीम। और दूसरी बात यह है कि बात होगी आज महामारी और लॉकडाउन से कुछ इस तरह की उलझनें पैदा हुई या इस तरह की उलझनों ने जन्म लिया जो लोगों को बहुत ही पीड़ित करती हैं। और दोस्तों, जब बात आती है महामारी की या लॉकडाउन की, तो इस मुद्दे को या इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। किस किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को देखा, महसूस किया, लोगों से सुना, उसको समझा। कोविड-19 के प्रकोप के बाद फ्रंटलाइनर्स से मिले जो आंकड़े हैं वो या रिपोर्ट्स हैं, उनसे पता चला है कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा और ख़ास तौर से जो घरेलू हिंसा होती हैं वो बहुत तेज़ हो गई। इस बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा रेणु भाटिया जी से कि आप क्या कहना चाहती हैं। देखिए फहीम, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब ये महामारी का जो है कुरूप इस दुनिया में आया, ये कहर जो महामारी ने ढा दिया, इससे बहुत से लोग प्रभावित हुए। कई परिवार उजड़े, कई राज्यों में तरह तरह की प्रॉब्लम्स सामने हमारे आई। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम इस चीज़ को महिलाओं से, अगर क्योंकि हमारा विषय आज का महिलाओं से संबंधित है और विमेन कमीशन से होने के नाते मुझे उसके लिए अगर बोलना है तो मैं ये कहूँगी कि इस महामारी में महिलाओं ने बहुत प्रताड़ना सही। किसी भी महिला से अगर आप पूछेंगे कि लॉकडाउन कैसा रहा, तो हर किसी की अपनी अलग एक थ्योरी थी, अपनी अलग एक परेशानी थी, अलग अलग भाव से उनकी बात थी। यदि हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो आयोग के पास हजारों केस ऐसे आए इस महामारी के दौरान, क्योंकि लोग आपस में परिवार में घर पे थे, छोटी छोटी बातों के ऊपर दिक्कतें पैदा हुई। अगर किसी पति पत्नी का कहीं पर नाराज़गी है या परिवार में और सदस्यों के साथ महिलाओं की आपस में कोई छोटी सी बात पर भी अनबन है तो उसने विकराल रूप लिए। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हमारे पास आए, उनमें कैसे आया कि जो पुरुष घर पे रहने लगे, कंपनीज बंद थी या उनकी बिजनेस बंद था, जॉब बंद थे, तो वो घर पे अपने उस एक वो जो पुरुषों वाला एक जो उनके एटीट्यूड होता है, उनकी एक सोच होती है, वो चीज़ उभर कर ज़्यादा निकलने लगी। क्योंकि जो कहते हैं ना कि घर से बाहर रहो तो दुनियादारी में आप काम में बिजी रहते हैं, लेकिन अगर आप घर पे रहें तो आप खाली घर इंसान शैतान का घर, वो वाली कहावत चित्रात हुई। तो बहुत से पति पत्नियों के इस माहौल में बहुत से झगड़े हुए, तलाक तक की नौबत आई, बहुत से नाराज होके मायके भी चली गई। तो ऐसे बड़े सारे केसेस हमें सॉल्व करने पड़े। एक अमिता लड़की है, उसका केस
हमारे पास आया इस दौरान, जिसका पति उसे प्रताड़ित करने लगा और फिर स्कूल्स में उस लड़की का जॉब चला गया, बच्चों की फीस ना देना, और मतलब बहुत तरह की बातें। अच्छा, अब पति पत्नी की लड़ाई है, माँ घर में है, तो वो किसकी साइड ले? डेफिनेटली 80% 90% जो है महिलाएं फिर अपने बेटे की साइड लेती हैं। तो ऐसा होने लगा, उस वजह से और ज़्यादा जो है कलेश होने लगा परिवारों में, करवाहट आने लगी। तो ये इस तरह के केसेस बहुत हुए। और उससे भी ऊपर क्या बात रही कि इस तरह के जब केसेस आने लगे तो वो कोर्ट कचहरी बंद थे। वहाँ पर आप एप्लीकेशंस नहीं डाल सकते। अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मारपीट हुई है और नाजायज़ कुछ हुआ है तो आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। पुलिस की भी कमी रही उन दिनों में, क्योंकि कोर्ट्स केसेस नहीं ले रहे थे लॉकडाउन कोरोना के इफेक्ट्स की वजह से, तो पुलिस में उनके खिलाफ उस तरह से कंप्लेंट्स दर्ज नहीं होती थी। तो मतलब कुल मिला के एक मेस बना रहा। बहुत से परिवार हमारे सामने जो केसेस आए, बहुत से टूटे परिवार इस दौरान। कहीं पर काम बंद हो गया, कमाई का जरिया नहीं है तो कमी रही, उस वजह से भी जो है बहुत प्रॉब्लम्स आई। तो तरह तरह के इस तरह के केसेस देखने को हमें मिले। जी, तो दोस्तों इस तरह से जैसा उन्होंने देखा, महसूस किया, आपको बताया है रेनू भाटिया जी ने। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यूनिसेफ इंडिया, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और रेडियो मानव रचना 107.8 यानी इन तीनों ने मिलकर के इस सुंदर से कार्यक्रम को आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। इसके लिए रेडियो मानव रचना तहे दिल से शुक्रगुजार है। और दूसरी बात यह है कि आज हमारी जो दूसरी मेहमान है वो पेशे से एक वकील हैं, एडवोकेट हैं। अब आप जानते हैं दोस्तों, एडवोकेट तो हर चीज़ को बारीकी से समझता है, देखता है। तो इस तरफ अब हम रुख करते हैं अपनी दूसरी मेहमान की तरफ, माधुरी बख्शी की तरफ। और माधुरी बख्शी, देखिए अभी जो अपने बताया रेनू मैम ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अब मैं बात करना चाहता हूँ लिंग आधारित हिंसा के बारे में, यानी कि जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है ये क्या है। जैसे कि आपने भी देखा होगा लॉकडाउन के टाइम में बाल विवाह के बहुत सारे केस सामने आए, और इसके अलावा महिलाओं का खतना तक इसमें शामिल है। साथ ही साथ ऑनर किलिंग भी इसमें शामिल है, और सेक्स या ग़ुलामी के लिए महिलाओं की या बच्चियों की तस्करी, और जो अपने हैं जिनको हम अपना कहते हैं उन लोगों के ज़रिए हिंसा फैलाई गई। अपनों ने अपनों को पीटा मारा जो भी है, और शारीरिक दंड भी बहुत देखने में आए। यौन, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक हिंसा भी हमने इन आंखों से देखी है। क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, लॉकडाउन के टाइम पे सबके पास बहुत वक्त था, खाली वक्त था, जिसके वजह से सब लोग घर पे रहते थे। तो ऑब्वियसली जब हस्बैंड और वाइफ इतने ड्यूरेशन में घर पे अकेले हैं और किसी के पास बहुत लोगों की नौकरियां छूट गई, तो उनको बहुत एक्स्ट्रा वक्त मिल गया जिस ड्यूरेशन में लड़ाइयाँ बढ़ती गई। अब बहुत सारे ऐसे भी केसेस थे जहाँ पे ड्रिंकिंग के बाद, अल्कोहल कंजम्पशन के बाद वायलेंस हुआ है। तो उन केसेस में जो सफरर थी, जो विक्टिम थी, वो एक फीमेल थी। तो इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बड़े हैं, बिकॉज लोगों का लॉस ऑफ जॉब हो गया, घर पे उनके पास कुछ काम नहीं था, उन्होंने ड्रिंक करने के बाद अपने बच्चों के साथ और अपनी वाइफ्स के साथ हिंसा करना शुरू कर दिया। बिकॉज जॉब्स नहीं थे, इसलिए वो बच्चों की स्कूल की फीस नहीं पे कर पाए, उस बात पर भी लड़ाई होती थी। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि बच्चे जो हैं आप उनके ऊपर एक तरीके का बोझ बनते जा रहे हैं, बिकॉज आप फीस पे ही नहीं कर पा रहे हो, आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप चाहते हो कि या तो वो बाहर जाके पैसे कमा के लाए। तो उस वजह से लोगों ने ये सारी जो वायलेंस हैं वो करनी शुरू कर दी। एक्सेप्ट दिस, ऐसा नहीं है कि इसी ड्यूरेशन में वायलेंस हुई है। ये वायलेशन के केसेस इस वक्त बाहर इसलिए आए बिकॉज टॉलरेंस पावर कम हो गया लोगों का, क्योंकि एकदम पहले टॉर्चर होता था बट धीरे धीरे होता था। इस टाइम में बिकॉज दोनों घर पे थे तो टॉर्चर इंक्रीज हो गया और टॉलरेंस पावर कम हो गई, तो केसेस हाईलाइट हो गए। इसके सिवाय जेंडर बेस्ड वायलेंस का एक और एग्जांपल है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। बहुत लोग कहते हैं कि अब तो वर्क फ्रॉम होम हो गया या लोगों की नौकरियां छूट गई तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस तो होता ही नहीं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के थ्रू भी तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो सकता है। आजकल डिजिटल मीडियम लोगों ने यूज कर लिया है सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का, तो व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू ऐसे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां पे इवन हस्बैंड एंड वाइफ में उन्होंने अपनी वाइफ की ऑब्सीन वीडियोस बना के उसको थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये वायलेंस
हमेशा से थी, लेकिन इस लॉकडाउन में इसके केसेस इसलिए इंक्रीज हुए बिकॉज लोगों के पास टाइम इंक्रीज हो गया, उनकी नौकरियां छूट गई, तो उनका ध्यान जो है वो क्राइम की तरफ चला गया। और बिकॉज लोगों का टॉलरेंस पावर कम हो गया, इसलिए दे केम फॉरवर्ड एंड दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग। बट अगेन लॉकडाउन में कोर्ट्स फंक्शन नहीं कर रहे थे, तो इसलिए जो भी कंप्लेंट्स गई वो सिर्फ फाइल हुई, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पाया बिकॉज कोर्ट्स फंक्शन नहीं कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सारे केसेस टेकअप करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जैसे मैम ने कहा बहुत मेस क्रिएट हो गया, जो जस्टिस मिलना चाहिए था वो डिले हो गया और कोर्ट्स के ऊपर अभी भी पेंडेंसी ऑफ द केसेस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। मैं एक फहीम बीच में बात इंटरप्ट करूंगी इसी से रिलेटेड। जैसे ये बता रही हैं एडवोकेट महत्या कि कोर्ट्स फंक्शन नहीं कर रहे थे। मेरे पास एक केस आया एक हॉस्पिटल का, जिसमें एक वहाँ की वर्किंग स्टाफ के साथ बैड जो है वो टॉक्स होने लग गई। और अब उसको ये भी थ्रेट दिया जा रहा था, देख तू काम करेगी, बात मानेगी तो काम मिलेगा, नहीं तो हम निकाल देंगे ना। आई मीन एक तो लॉकडाउन, ऊपर से उसके साथ इस तरह का बिहेवियर, तो वो लड़की सहम गई और उसके साथ तरह तरह की नाजायज बातें हुई और बहुत कुछ हुआ। एट द एंड जब वो बहुत थक गई, मतलब उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई, तो उसने हमारे पास वुमेन कमीशन में कंप्लेन की और हमने उसके ऊपर एक्ट किया। लेकिन हमने उस लड़की को बचाया तो और उस व्यक्ति के ऊपर उसकी एफआईआर भी दर्ज की, लेकिन हम उसे सजा नहीं दे पाए, जेल नहीं भेज पाए, बंद नहीं करा पाए, क्योंकि उन दिनों में बहुत प्राइम लेवल पर था कोरोना। और कोर्ट्स भी जो है किसी को सजा इस तरह से नहीं दे रहे थे, कुछ भी ऐसा लिख नहीं रहे थे ताकि उसे जेल भेजा जा सके, क्योंकि जेल्स में ये हमें पता लगा कि वहां पर बहुत सारे कैदी हैं और कोरोना फैलने का डर है और कई जेल्स में फैला भी। तो ऐसे केसेस बहुत आए जो फिर आराम से घूमने लगे, डोमेस्टिक वायलेंस के भी, रेप के भी, और इस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर भी। तो दोनों तरह से जो प्रताड़ना हुई वो महिला को हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवा का प्रहार, कोरोना की हार। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में जिनका श्रेय है वो है यूनिसेफ इंडिया और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और रेडियो मानव रचना 107.8। इन तीनों ने मिलकर के ये खूबसूरत गुलदस्ता तैयार किया और इसके माध्यम से आम लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है, या उन लोगों के बारे में क्या क्या उनके साथ बीता, क्या क्या उन्होंने बर्दाश्त किया, क्या क्या सहना पड़ा महामारी के बाद या लॉकडाउन के बाद, उसी की चर्चा हो रही है। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ रेणु भाटिया जी आपसे कि अगर हम युवाओं की बात करें तो जाहिर सी बात है युवा भी इससे प्रभावित हुए हैं और लिंग आधारित हिंसा सभी को प्रभावित करती है। और ऐसे परिवारों जहां एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, यानी इस माहौल में पले बड़े बच्चे भी इस हिंसा के शिकार होते हैं और कभी कभी शारीरिक रूप से नहीं लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हमेशा वो भी प्रताड़ित होते हैं। बिल्कुल। और बच्चे ऐसी हिंसा के साक्षी होते हैं, गवाह होते हैं और ये धारणा बना सकते हैं कि ऐसा व्यवहार उचित या सामान्य है। बिल्कुल, उनकी नजर में लगता है कि ये तो आम बात है, हम भी कर सकते हैं। जी, ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये लॉकडाउन का एक बड़ा लंबा टाइम स्पैन था, यूं माने कि 1 साल के करीब ये खिंचा। तो आप उस 1 साल में आप ये देखिए, घर में अगर परिवार के सदस्य हैं तो बच्चे जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, माता पिता की झगड़ा देख रहे हैं, तू मैं सुन रहे हैं, अलग अलग तरह की भाषा उनकी जो होती है या रिएक्शन एक्शन जो उनके हैं वो देख रहे हैं, सास और बहू की लड़ाई हो रही है वो रिएक्शंस देख रहे हैं। तो बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट हुए। इसमें क्या कि बच्चों ने फिर अपना अलग कमरे में बैठना या अलग से रहना शुरू कर दिया, और उससे भी ज्यादा उनको किसने नुकसान दिया? मोबाइल ने। मोबाइल में वो तरह तरह की वीडियोस देखने लगे, गुड एंड बैड सब सुनने लगे। ऐसे बहुत से केसेस आए जिसमें बच्चों ने प्रॉन वीडियोस तक बनाई, देखी, इस तरह की बातों में वो चले गए, फ्रेंड्स हो गए, फेसबुक पे इस तरह की बातें, चैटिंग, और मतलब बहुत कुछ इस तरह का नुकसान बच्चों की तरफ हुआ। क्योंकि एक तो स्कूल बंद, ऊपर से बच्चे घर में, माता पिता का हिसाब किताब वैसा सुनना देखना, दूसरा कोई ऑनलाइन क्लासेस तब नहीं थी। तो कुछ समय तो ये बहुत ही टाइम जो है बच्चों के लिए बड़ा क्रूशियल टाइम था। बहुत
अलग तरीके का गया। अब इसमें मैं आपको एक केस सुनाना जरूर चाहूंगी कि बच्चों के लिए कितना इफेक्ट करता है फैमिली में ये एटमॉस्फेयर। एक परिवार का केस हमारे पास आया, लोकल परिवार था आसपास के एक गांव का। उसमें क्या था, एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। उसने पहले छेड़छाड़, फिर फिजिकल अट्रैक्शन और फिर उसके बाद फिजिकल मिसयूज करने लगा। अब वो बच्ची को डराया जाने लगा कि तुम माँ को नहीं बोलोगे, किसी फ्रेंड को नहीं बोलोगी, रिश्तेदारी में नहीं बोलोगी। तो बच्ची सहम गई, डर गई और उसके साथ बुरा चलता रहा। एक सर्टेन स्टेज के बाद वो बच्ची गर्भवती हुई। अब उस बच्ची का ध्यान रखना, और जैसे ही उस बच्ची को थोड़ा इफेक्ट हुआ तो उसने अपनी माँ को बताया या उसकी माता ने नोटिस किया कि क्या, वहां से बात खुली। अब उसको बच्ची को हम सरकारी अस्पताल लाए। ये हमारे पास शिकायत आई कहीं से। अब हम बच्ची को अस्पताल लाए, उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन बच्ची की माँ ने अभी भी बच्ची को ये डराया हुआ था कि पिता का नाम नहीं लेना। अब यहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन बच्ची ने हमें अलग से ये बताया कि नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे पिता को पकड़ा जाए, उनको सजा मिले। तो हम बार बार कहते थे कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तब उसने बताया कि मेरी 11 वर्ष की छोटी बहन है और मैं डरती हूँ कि मेरे पिता ने जो मेरे साथ किया है, यदि हमने उनको सजा नहीं दी तो वो मेरी बहन के साथ भी कर सकते हैं। ये बड़ी बहन थी, मतलब 14 या 15 इयर्स की थी। तो ये इतनी अलर्ट थी। लेकिन उसके पिता को फिर बंद कराया गया। उनको जो छोटी बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ दुर्व्यवहार के लिए उसको उसी तरह की धाराएं लगाकर बंद कराया गया। लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि परिवार में भी यूथ को इस तरह से प्रॉब्लम होती है, और लॉकडाउन के दौरान तो इस तरह के हजारों केसेस हमारे सामने आए। तो दोस्तों, आपने सुना, रेणु भाटिया जी ने आपको बताया किस तरह से लोगों के सामने कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी, और कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जो कहते हैं ना, आदमी को झिझकोर देते हैं। ऐसे ही एक वाकया रेणु भाटिया ने अभी आपको बताया भी था, जो रिश्तों को तार तार कर रहा था। हमारे साथ दूसरी मेहमान एडवोकेट माधुरी बख्शी भी मौजूद हैं, और उनसे भी बातचीत हम कर रहे हैं इस टॉपिक पर। लेकिन माधुरी बख्शी, अभी जैसे मैम ने बताया, बहुत सारी बातें आपने भी बताई, इस लॉकडाउन से या कोविड-19 से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि उनकी नौकरियां चली गई, और ऐसा भी हुआ कि नौकरी तो है लेकिन सैलरी नहीं मिल रही, और ऐसा भी हुआ कि नौकरी है और सैलरी भी है लेकिन कम मिल रही। जी बिल्कुल। तो इस सब का जो इफेक्ट है उसने वॉयलेंस का रूप ले लिया, बिकॉज लोगों को इन सब चीजों की फ्रस्ट्रेशन थी कि नौकरी छूट रही है या सैलरी कम मिल रही है या फिर वर्कलोड ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो जो उसका फ्रस्ट्रेशन था वो वुमेन के ऊपर निकला, वो पत्नी या बच्चों के ऊपर निकला, और उस फ्रस्ट्रेशन ने डोमेस्टिक वायलेंस का रूप ले लिया, और एट द एंड जो विक्टिम बनी वो वाइफ बनी। इसलिए घरेलू हिंसा के केसेस जो है उनमें हमें इंक्रीज दिखा। तो ये सारी चीजों ने एट द एंड इसमें सफर कौन हुई? फीमेल। तो अगेन जेंडर बेस्ड वायलेंस है। ऑल्सो बहुत बार ऐसा भी हुआ, बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हुआ, क्योंकि सैलरी कम मिल रही है या नौकरी छूट गई तो बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, उधर से स्कूल पैसे मांग रहा है, तो उसका जो गुस्सा है अगेन वो वाइफ और बच्चों पे निकला। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ कि बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी गई क्योंकि देने के लिए पैसे नहीं है। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो है वुमेन और बच्चों ने फेस की हैं इस लॉकडाउन में, बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन वी कैन से इट इज वन ऑफ द रीजंस। रेणु जी, अच्छा, ये लॉकडाउन में ये भी देखने में आया कि लोग देखिए नशा पहले से करते आ रहे थे, चाहे वो शराब के रूप में हो या किसी दूसरे पदार्थ के रूप में। अब नशे पे एकदम कट लग जाए और जो उसके शौकीन लोग हैं उनके सामने तो बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। अब वो लोग जो रोजाना पीते थे, शराब भी उस वक्त बंद कर दी गई थी, तो इसका उन लोगों पे क्या असर पड़ा और उससे क्या क्या दिक्कतें पैदा हुई? देखिए फ़हीम जी, अगर इसको सोशल तरीके से सोचा जाए या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए कि कोरोना जैसी एक आपदा, एक ऐसी भयानक बीमारी ने पूरी करवट ली हुई थी, उसको अगर सोचा जाए तो आप ये देखें कि शराब बंद करना जरूरी था।
लेकिन आप दूसरा एंगल देखिए कि जो लोग इसके आदी हैं, जिनके लिए ये दवा है या जिनके लिए ये दारू है, क्योंकि किसी के लिए ये दवा है, किसी के लिए दारू है। अब दारू वाले लोग जो हैं, जिसको हम इस भाषा में कहेंगे कि वो इसके नशा के आदी थे, और उनको ना मिलने से उन्होंने घर में मेस क्रिएट किए, उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन, जैसे माधुरी बता रही हैं कि ये सारे फ्रस्ट्रेशन के रीजंस थे, तो वहां से वायलेंस शुरू हुई। लेकिन इसका बच्चों पर बड़ा इफेक्ट हुआ, क्योंकि बच्चों ने अपने पिता को जैसे रोज दारू पीते हुए देखा और लड़ाई करते हुए, बिना दारू के भी वो इसी तरह की लड़ाइयाँ और ज्यादा हुई। तो दोनों तरह से ये एक बहुत ही बड़ा बुरा समय था, और मैं समझती हूँ भगवान इस तरह का समय दोबारा मत लाना, ये प्रार्थना रहेगी। और आपके माध्यम से, यूनिसेफ इंडिया के माध्यम से, रेडियो मानव रचना 107 पॉइंट के माध्यम से मैं युवा पीढ़ी को ये बार बार कहूंगी कि ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम था कि हम, जब तक हमारा जीवन है, हम अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कहेंगे कि एक वक्त ऐसा आया था कि ऐसी आपदा आई थी, लेकिन उसमें क्या नुकसान हुआ, उस चीज को हम ध्यान में रखते हुए अपना फ्यूचर जो है सिक्योर करें और अपने जीवन को उस तरह से आगे से चलाएं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवा का प्रहार, कोरोना की हार, और ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहा है रेडियो मानव रचना 107.8 FM, यूनिसेफ इंडिया और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन। इन तीनों के माध्यम से आप ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो मेहमान, रेणु भाटिया जो कि सदस्य महिला आयोग हरियाणा हैं, और दूसरी मेहमान है माधुरी बख्शी जो कि एक एडवोकेट हैं। अब एडवोकेट की जब बात आती है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ माधुरी बख्शी कि जैसा अभी बताया रेणु जी ने कि शराब पीने के बाद घर में बहुत सारी हिंसाएं हुई, शारीरिक हिंसाएं हुई। अब हिंसा हुई, उसके बाद अगर जिसके ऊपर जुल्म हुआ है वो पुलिस थाने जाए, कोर्ट कचहरी जाए, कहाँ जाए, उस वक्त तो कोर्ट भी बंद थे जी। तो ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में वो जो कि जुल्म से पूरी तरह से ग्रसित है, वो किस तरह से अपने आप को महसूस करता होगा? किस तरह के, आपके पास कुछ लोग भी आए होंगे जब आप एडवोकेट हैं, घर के आसपास के कुछ लोग आए होंगे कि हम इस तरह से परेशान हैं, कोई ऐसा वाकया आपके पास आया या कुछ लोगों ने शिकायत की? जी, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं लॉकडाउन के ड्यूरिंग, जहाँ पे फीमेल्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, जिसकी वजह से जो उनको डिप्रेशन भी हुआ है, लाइक जो उसको, ये हम सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं बोलेंगे, वो मेंटल वायलेंस भी होता है। पुरुषों को ये पता था कि अब ये यहाँ से कहाँ जाएगी, बिकॉज लॉकडाउन था, तो बाहर जाके क्या कर लेगी, कोई कंप्लेंट तो कर नहीं सकती, कोर्ट कचहरी बंद है, पुलिस भी काम कर रही थी, लेकिन उनकी मोस्ट ऑफ द ड्यूटीज लोगों को पकड़ने के लिए थी जो लोग मास्क के बिना घूम रहे थे या लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। तो उस चीज का बहुत फायदा उठाया गया कि ये कहाँ चली जाएगी, ये अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती क्योंकि घर से तो बाहर निकलना ही बंद है, कहीं पे कॉल करेगी तो कोई पुलिस वाला, कोई नहीं आ रहा था मदद के लिए, और इवन कोर्ट्स भी बंद थी। तो उस ड्यूरिंग ऐसे बहुत सारे केसेस आए जहाँ पे लड़कियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुए, बट उस टाइम पे पुलिस फिर भी वर्किंग थी, कोर्ट्स वर्किंग नहीं थे, तो उन सबको हमने महिला थाना भेजा। महिला थाना में एटलीस्ट कंप्लेंट के ऊपर थोड़ा सा एक्शन लिया जा रहा था, इंटरिम रिलीफ उनको मिल रहा था कि उन दोनों को ये बोल दिया गया था कि आप एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट वहां पे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था। ये नहीं कहूंगी मैं कि उनके साथ बिल्कुल न्याय हो गया, उनको जस्टिस मिल गया, जस्टिस जरूर डिले हुआ बिकॉज कोर्ट्स काम नहीं कर रही थी, वीडियो कॉलिंग के थ्रू सिर्फ अर्जेंट केसेस लिए जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो जेल में थे उनको भी जेल से बेल दी जा रही थी बिकॉज उस टाइम पे इतना डर था कि जेल के अंदर कोविड ना फैल जाए, तो उसकी वजह से जस्टिस जरूर डिले हुआ। बट ऐसे बहुत सारे केसेस भी जरूर आए जहाँ पे औरतों के साथ, बच्चों के साथ घरेलू हिंसा हो रही थी, और इस चीज का फायदा उठाया जा रहा था कि वो घर के बाहर कहीं और जाके कुछ कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस थे। ऐसे भी केसेस आए जहाँ पे बच्चों की स्कूल की फीस देने से मना कर दिया गया क्योंकि नौकरी नहीं है, या फिर सिर्फ टॉर्चर करने के लिए वो बच्चों की फीस नहीं देना चाहते। कोर्ट के ऑर्डर है मेंटेनेंस के पैसे देने के लिए, लेकिन उन्होंने मेंटेनेंस पे करना बंद कर दिया क्योंकि कोविड का बहाना है। तो लोगों ने बहुत फायदा उठाया है इस कोविड पीरियड का। ये नहीं मैं कहूंगी कि सबने फायदा उठाया, बट जिसको फायदा उठाना होता है तो उसके लिए तो एक और एक्सक्यूज था कोविड। एक बहुत बड़े राइटर है, नाम याद नहीं आ रहा है, उनका कहना है कि हर इंसान बेईमानी से नफरत करता है, हर इंसान बेईमानी से नफरत करता है, लेकिन मौका जहां मिलता है
वो चुकता भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक हकीकत है, सच्चाई है, और इस सच्चाई को दोस्तों बयान किया है हमारी मेहमान बख्शी जी ने। लेकिन अब वक्त जाने का हो रहा है, तो जाने से पहले आज रेनू भाटिया जी आपने, माधुरी बख्शी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाई हैं, और इसके लिए पूरी रेडियो की टीम आपका धन्यवाद करती है। रेडियो के साथ साथ यूनिसेफ इंडिया, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और खुद रेडियो मानव रचना 107.8 आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है, जो आपने इतना अच्छा और इतनी विस्तार से लोगों तक जानकारी पहुंचाई। लेकिन अब जाते जाते ये भी चाहता हूं मैं कि माधुरी की तरफ से और रेनू की तरफ से कोई पैगाम देखने वालों के नाम, सुनने वालों के नाम। मैं केवल रेडियो मानव रचना 107.8 के लोगों को ये कहूँगी, और यूनिसेफ को धन्यवाद करूँगी कि इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट उन्होंने लिया। और मैं सुनने वाले श्रोताओं को, देखने वाले दर्शकों को एक बात ज़रूर कहूँगी कि कहीं पर भी आप अन्याय बर्दाश्त ना करें, क्योंकि आपकी पहली बर्दाश्त आपको दर्द के शिखर तक पहुंचाती है। इसलिए आप पहली गलती, पहली परेशानी को अगर आप बख्श देंगे किसी, तो वो आपको माफ नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। इसलिए अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी कठिनाई को, अपने कष्ट को बयां करें। पहली कठिनाई कष्ट आप अपनी माँ को बयान करें। माँ नहीं सुन पा रही, नहीं सॉल्व कर पा रही, तो टीचर को बयां करें। टीचर नहीं सुन पा रहे तो महिला थानों में जाएं। महिला थानों में आवाज नहीं आपकी सुनाई सॉल्व होती, तो आप महिला आयोग के पास आए। कई और लोग हैं जो आपकी आवाज को, आपकी बात को सॉल्व करेंगे, सुनेंगे, लेकिन चुप ना बैठे। एडवोकेट माधुरी बख्शी जी, जैसा कि मैम ने कहा, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसे इग्नोर या अवॉइड करके ये ना सोचें कि ये यहीं पे खत्म हो जाएगा और आगे कंटिन्यू नहीं होएगा। सबसे बड़ी गलती हमारी होती है सहना। अगर आप पहली बार में ही अपनी आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि सामने वाला सतर्क हो जाए और वो जो गलत बिहेवियर है वो वहीं पे बंद हो जाए। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज आगे आइए, अपनी आवाज उठाइए। आप महिला थानों में कंप्लेंट कर सकते हैं, आप कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटा सकते हैं, आप महिला आयोग में जा सकते हैं। अगर किसी बच्चे के साथ आपको पता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो चाइल्ड लाइन से हेल्प ले सकते हैं, वो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। आप 1091 पे कॉल कर सकते हैं। आप इवन आजकल तो इंटरनेट का एक्सेस हमारे पास है, आप गूगल करके देखिए, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो प्लीज चुप ना रहें, जुल्म को ना सहें, आगे आए और अपनी आवाज उठाएं, और सरकार और महिला आयोग सब लोग आपकी जरूर मदद करेंगे। बिल्कुल जी। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ रेनू भाटिया के साथ माधुरी बख्शी, और आपको बहुत सारी जानकारी दी है। अब वक्त जाने का हो रहा है, तो माधुरी जी और रेनू जी आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम जो कि यूनिसेफ इंडिया या कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन कुछ इस तरह के प्रोग्राम जब भी बनाएगी तो आपको जरूर याद किया जाएगा। धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हैशटैग यंग वॉरियर की 6 एपिसोड की श्रृंखला भारत के युवाओं को कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अधिक संवेदनशील बनाने का एक प्रयास था, एक कोशिश थी, ताकि वो महामारी के दौरान अपनी, अपने परिवार और अपने समुदाय की रक्षा कर सकें, हिफाजत कर सकें। हम हैशटैग यंग वॉरियर नेक्स्ट नाम से एक नया कार्यक्रम भी शुरू करना चाहते हैं। बेहद सफल हैशटैग यंग वॉरियर पहल की तर्ज पर हैशटैग यंग वॉरियर नेक्स्ट युवा योद्धाओं को सफल जीवन जीने और करियर में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक जीवन और रोजगार योग्यता कौशल से लैस करके उन्हें युवा नेताओं में बदलने पर केंद्रित है। इसमें आत्म जागरूकता, सहयोग, समस्या समाधान, संचार और निर्णय क्षमता के 5 प्रमुख जीवन कौशल शामिल होंगे, और रोजगार कौशल होगा जो व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी तत्परता कौशल को कवर करता है। ये कार्यक्रम युवा लोगों के लिए आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण समर्थन को भी पूरा करेगा। और दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप नॉलेज हब पर जाएं और लिंग आधारित हिंसा
और मानसिक स्वास्थ्य पर हब से किसी भी संसाधन सामग्री को अपने समुदाय, आस पड़ोस के 10 सदस्यों के साथ साझा करके जागरूकता जरूर फैलाएं, या अपनी पसंद के किसी स्थानीय समाचार पत्र का उपयोग करके ऐसा लेख चुनें जिसमें लिंग आधारित हिंसा पर रिपोर्ट की गई हो। फिर रिपोर्ट की जा रही हिंसा को पढ़ें और पहचानें, और इस जानकारी को किसी प्रियजन या समुदाय के सदस्य के साथ साझा करके बातचीत शुरू करें और विभिन्न प्रकार की हिंसा और उनके प्रभाव के बारे में बातचीत करें। युवा अपने परिवार, अपने समुदाय और सदस्यों के साथ 2 हेल्पलाइन नंबर भी साझा कर सकते हैं, जिसका उपयोग वो विभिन्न प्रकार की हिंसा से खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं। आप सभी नाजरीन का रेडियो मानव रचना 107.8 FM और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ इंडिया बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। और आपका ये दोस्त फ़हीम जाते जाते कहता है, जिस देश का युवा जागरूक होगा वो देश तरक्की की मिसाल होगा। जय हिंद।